बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे थे। तो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए बी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाकी जो सवाल गिवन है इनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल। तो आपने क्या करना है, कार्बन साइकिल की तशरीह कर देना है, उसके बारे में आपने बतानी है। एंड फाइंड द रीजन फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एटमॉस्फेयर। तो हमारे जो माहौल है ना, वहाँ पे जो कार्बन की मकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की जो मकदार है उसकी बढ़ने की क्या क्या रीज़न है, वजूहात है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन साइकिल क्या होते हैं। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो ये चेंज होते रहते हैं, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में सीखा था, रिस्पायरेशन में सीखा था कि वो चेंज होते रहते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ। जैसे कि अगर हम बर्निंग करेंगे ना, किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो पहले एक ख़ास चीज़ होंगे, जैसे कि गैस होंगे या कोई और फ्यूल होंगे, तो वो जब बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वो क्या होंगे, गैस की शक्ल में चेंज होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इस तरह ये चेंज होते रहते हैं और एटमॉस्फेयर से दोबारा वो कोई और चीज़ बनेंगे। तो ये जो साइकिल है ना, इसको कहा जाता है कार्बन साइकिल। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटम्स है, छोटा सा एटम्स होंगे, तो आप जानते ही होंगे एटम के बारे में। तो ये जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो इसी को कार्बन साइकिल कहा जाता है। समझ गए। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसमें हमने सीखा था कि लाइट कार्बन, जो सन की लाइट है ना, वो कार्बन और वाटर मिल के जो प्रोसेस करते हैं प्लांट, फिर वो एक नया रिजल्ट आपको देंगे। तो ये एक प्रोसेस होते हैं, कार्बन को फिर वो चेंज करके एक नई चीज़ बनाते हैं। तो इस तरह ना जो प्रोसीजर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसी को कार्बन साइकिल कहा जाता है। और इसके बाद अगला है फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो आपने रीज़न लिखना है। अब जब ये माहौल में अगर हम हवा में देखेंगे ना, हमारे जो फिज़ा है उसमें, तो यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरत तो होंगी हमारी लाइफ के लिए, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए वो नुकसानदा होंगे, यकीनन हमारे लिए फ़ायदा नहीं होंगे। तो उसके बढ़ने के क्या वजूहात हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है ना, वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों दिन ब दिन इजाफा हो रहे हैं। तो हमने सीखा था कि जो CO2 है वो किस तरह पे बन सकते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को ना, ऑयल वगैरह को जो हम ज़मीन खोद कर निकालते हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं उसको अगर आप जलाएंगे तो यकीनन उससे बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा होंगे। समझ गए। तो ये जो एक वजह तो ये है इंक्रीज़ का, और दूसरा आप जानते ही है कि हम घरों में या फैक्ट्रीज में जो चीज़ें हम जलाते हैं उससे धुएँ पैदा होते हैं। तो ये जो धुआं है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इस तरह बर्निंग करेंगे तो उससे क्या होंगे, यकीनन हमारा जो माहौल है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होंगे, उस फिज़ाई जो आलूदगी है वो भी बढ़ सकते हैं। तो कार्बन की ख़ास मकदार तो चाहिए होती है, उससे ज़्यादा होंगे तो हमारे लिए बेफ़ायदा होंगे। समझ गए। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गाड़ियों की जो मकदार है, जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ को आपने, कुछ रीज़न को आपने यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले कार्बन साइकिल को लिखेंगे, इसके बाद जो रीजन्स है इंक्रीज होने का कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए। तो लिखते हैं और इसको शो करते हैं आपको। तो सवाल था आपके पास, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल। पहले हमने कार्बन साइकिल को लिखना है, एंड फाइंड द रीज़न फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में, फिज़ा में जो इंक्रीज हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
उसके रीजंस को आपने लिखना है। तो कार्बन साइकिल का मतलब क्या होते हैं? द कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस दैट मूव्स कार्बन बिटवीन। तो कार्बन जो मूव होते हैं ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह इस तरह मूव होते रहते हैं बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, मिनरल्स इन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ जितने भी मैंने लिखा है, यहाँ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स मतलब वो बहुत ही छोटे जानदार थे, मिनरल्स इन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। तो इनमें वो ये कार्बन जो है ना मुंतकिल होते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसी साइकिल को कार्बन साइकिल कहा जाता है। कार्बन एटम्स कंटिन्यूअली, तो इसमें थोड़ा सा मैंने इजाफा करते हैं, कार्बन एटम्स कंटिन्यूअली ट्रेवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड बैक इनटू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर फिजा में और अर्थ के ऊपर इस तरह क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूअली ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसी को कार्बन साइकिल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आपने क्या लिखना है? रीज़न लिखना है। तो इसमें मैंने सारे एक ही लिखा है, आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। रीज़न फॉर इंक्रीजिंग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो ज़मीन खोद कर निकालते हैं उसको कहा जाता है। तो इसके जो फ्यूल्स वगैरह है उसको अगर आप जलाएंगे, जैसे कि पेट्रोल वगैरह, जो गैसेस वगैरह है वो, और जो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम है, जैसे कि गाड़ियों की वजह से उससे धुआं पैदा होते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन फिज़ा में गैस की शक्ल में जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब जो जंगलात की कटाई है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि जब दरख्त कम होंगे तो कार्बन कम यूज़ होंगे, जब कार्बन कम यूज़ होंगे तो यकीनन हमारे फिज़ा में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो बर्निंग ऑफ का गार्बेज इसी जो हम घरों से कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं उसको अगर हम जलाएंगे तो उससे भी हो सकते हैं। आर रीज़न टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये आपने लिखना है, अच्छी तरह खूबसूरत करके पॉज करके लिखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ पॉजिटिव एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन कैन हेल्प टू रिस्टोर एन इकोसिस्टम। मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से मुस्बित जो एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं, आप ह्यूमन इंसान कैन हेल्प टू रिस्टोर एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में मदद कर सके। तो यकीनन इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इकोसिस्टम में अगर कोई मसला हो ना तो फिर यकीनन आपके लिए भी और बाकी जानदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला हो सकते हैं। तो हमारे जो एयर है वो क्लीन होना चाहिए, वाटर और फर्टिलाइज्ड एंड एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं वो यकीनन साफ़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना होगा। तो यहाँ पे बुक में ना तो 3-4 चीज़ें दिया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली चीज़ रिफॉरेस्टेशन दिया हुआ है, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि नए जंगलात आप बहुत बना सकते हैं या वहाँ पे उगा सकते हैं, दरख्त वगैरह, पौधे वगैरह जो जहाँ पे नहीं होना वहाँ पे आप उगा सकते हैं। इसके बाद आप पॉल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, तो इनको आपने कंट्रोल कर देना है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, आपने इसको अच्छी तरह से लिखना है। तो आंसर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन इकोसिस्टम ये लिखना है, ठीक, टॉपिक पे। और यहाँ जो 2 लाइन दिया हुआ है, ए बैलेंस इकोसिस्टम इंश्योर दैट ह्यूमन बीइंग हैव एक्सेस टू क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए ये ज़रूरी होती है, क्लीन वाटर होना चाहिए, हवा होनी चाहिए साफ, और खाद वगैरह। टू सेव आवर प्लानट एंड डाइवर्स इकोसिस्टम ए नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो कुछ चीज़ें आपको करना है यहाँ पे, तो ये 2 लाइन लिखेंगे। इसके बाद रिफॉरेस्टेशन करने के बाद आप यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन इज द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय सम कॉजेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एज ट्रीज डिक्रीज टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम द सराउंडिंग नेचर। तो यही काफ़ी होंगे। और इसके बाद आप अगला अगर आप देखेंगे तो एफॉरेस्टेशन है, तो इसमें आप लिखेंगे एफॉरेस्टेशन इज प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन लैंड वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट बिफोर। तो पहले जो मौजूद नहीं हो ना, अगर जंगलात नहीं हो तो वहाँ पे आप जंगलात को खुद
प्लांटेशन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू इंक्रीज फॉरेस्ट लैंड इन पाकिस्तान एज वी हैव अ वेरी लो फॉरेस्ट कवरेज है, तो आपने इसको लिखना है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इनको लिखेंगे। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन दिया हुआ है, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की यकीनन उसके लिए कुछ चीज़ों को रिड्यूस करना होगा, ये लिखेंगे। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं रिड्यूस करने के लिए आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो इनको आपने 1-2 लाइन सब में लिखना है, ठीक। तो आई होप आप लिख पाएंगे, क्योंकि बुक में जो चीज़ दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद लिख सकते हो, तो आप खुद लिखिएगा इसको आंसर में। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास। डी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, तो इसमें 1 दिया हुआ है, ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन इज एंडेमिक टू रिवर इंडस। तो ये रिवर इंडस में पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं ये पाकिस्तान में है। इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एक जानवर है। ऑफ वाटर एनिमल इन पाकिस्तान, तो पानी में रहने वाले जो पाकिस्तान में एक बहुत ही ख़तरनाक जानदार है, ठीक। तो इसमें ABC 3 क्वेश्चन आपके पास गिवन है इसी के हवाले से, तो इसको समझते हैं। ए दिया हुआ है, इनलिस्ट द फैक्टर्स, वो कौन से अवामिल है विच लीड्स टू थ्रेट, जो ख़तरा हो सकते हैं ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इंडस डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन के ख़त्म होने, नापेद होने के लिए, ठीक। तो आप जानते ही हैं कि उसके ख़त्म होने के क्या क्या वजूहत हो सकते हैं। तो उसको अगर आप ज़्यादा वहाँ से निकालेंगे ना, इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा शिकार करके हम उसे लाएंगे, फिशिंग करेंगे इलीगली, तो यकीनन ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वाटर को, जो हम अभी सीख रहे थे कि वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर को अगर आप पॉल्यूट करेंगे, गंदा करेंगे, तो उससे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर को भी इंक्रीज नहीं करेंगे इंटेंसिव, तो फिर यकीनन ये भी क्या होंगे, उसके लिए ख़तरा हो सकते हैं, मिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट आपने लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे द मेन थ्रेट्स टू ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन आर करके इलीगल फिशिंग, कंटेमिनेटिंग वाटर या पॉल्यूटेड वाटर या वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें से आप एक लिखेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये 3 वजूहात आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। पार्ट बी है आपके पास, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस मेमल्स, तो आज के ज़माने में इसका स्टेटस क्या है, तो आज जो है वही लिखना है। तो आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे ना, तो ये तकरीबन 1000 से 2000 के बीच में ये इजाफा हो चुका है इस दरिया के अंदर। तो यकीनन आप यही लिखेंगे कि आज जो है, जो स्टेटस है इसका, वो आपने लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे दिस मेमल्स इंक्रीज 1000 to 2000, तो ये फिगर चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ गुड, ये अच्छा है, बेहतर है हमारे लिए, ठीक। इसके बाद पार्ट सी है आपके पास, सजेस्ट द स्टेप्स टू हेल्प कंजर्वेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। तो इंडस डॉल्फिन की क्या क्या कंजर्वेशन यानी निगरानी करनी होगी, जो आपने सजेस्ट देना है, मशवरा देना है, जो स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। तो यकीनन जो हमने ऊपर लिखा था उसको उलट लिखेंगे। इलीगल जो फिशिंग है वो नहीं होनी चाहिए, पानी को आलूदा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें और भी मौजूद कुछ चीज़ें हैं, लोगों के अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आप उसी को कॉपी कीजिएगा। तो बाय मिनिमाइजिंग वाटर पॉल्यूशन, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉल्फिन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डॉल्फिन की जो अवेयरनेस है, शूर पैदा करना होगा, ठीक, ताकि लोग उसकी हिफाजत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें। और दूसरा, वाटर पॉल्यूशन, पानी की जो आलूदगी है उसको कम अज़ कम करें, तो यकीनन ये नापेद होने का जो अंदेशा है वो कम हो सकते हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। इसके बाद 2 दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। 2 है मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ मालदीव्स, तो मालदीव में जो आइलैंड है, जजीरा, वो आर लेस देन 1 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 1 मीटर ऊपर है, उन्होंने कहा है। तो इसके बाद 2 सवाल है, व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सच आइलैंड अक्रॉस द ग्लोब। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना, उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाना है, ठीक। जैसे कि अभी हम 30, 40, 45 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं ना,
तो आमतौर पर पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक हो सकते होंगे, तो यकीनन एवरेज 30, 40, 45 तक है। तो इससे अगर बढ़ जाए ना तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये हमने पिछले क्लासेस में सीखा भी था। तो अगर ये हो जाए तो फिर क्या होंगे, आइस पिघल जाएंगे। जब आइस पिघलेंगे तो समंदर की जो पानी है वो बढ़ जाएंगे। जब पानी बढ़ेंगे तो फिर क्या होंगे, वो आइलैंड डूब जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होंगे, ये सबब बनेगा, ये ख़त्म होने का अंदेशा होंगे। समझ गए। तो पूरा लैंड ख़त्म हो सकते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग हो। तो आपने यही लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे इट कैन काज द लॉस ऑफ द इंटायर लैंड, पूरा जो लैंड है वो एरिया ऑफ मालदीव्स, तो मालदीव्स के यही आप लिखेंगे। बी है आपके पास सजेस्ट द वेज टू सेव कोस्टल सिटीज, तो जो साहिली शहरें हैं उसको बचाने के लिए आपने सजेस्ट मशवरा देना है कि कौन कौन से वेज आप अपना सकते हैं। फ्राम फ्लडिंग, तो सैलाब से या तूफ़ानी से या पानी जो बढ़ जाना, तो फ्लडिंग आर बीइंग सबमर्ज, तो ज़ेर आप आने से बचाने के लिए, आपके पानी के नीचे आने से बचाने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें या तो सी के कोने में साहिल पे आप सीवाल लगा दीजिएगा, या आप ये भी कर सकते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो शक्ल है उसको स्लोप कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आप करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही लिखना है पार्ट बी में। तो आप इसमें लिखेंगे बाय मेकिंग स्लोप स्ट्रक्चर्स एंड कोस्टल एरियाज, या यूँ कहें कि बैंक्स ऑन द बैंक्स भी आप लिख सकते हैं, किनारे पे। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपने लिखना है, बस काफ़ी होंगे। और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लिखना है। ठीक, अगला है ये प्रोजेक्ट वर्क, अमली काम आपने करना है। ठीक, तो यहाँ यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, प्लांट्स ग्रास एंड एनिमल्स टू मेक ए मॉडल ऑफ फूड चेन, तो यहाँ पे प्लास्टिक, प्लांट्स, ग्रास एंड एनिमल्स का यूज़ करके आपने फूड चेन्स का जो मॉडल है ना वो बनाना है। तो यकीनन अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास सहूलियात हो तो ज़रूर बनाइएगा। इस तरह जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इसी तरह चार्ट की शक्ल में आप बना सकते हैं, मॉडल बनाएंगे। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।